हेलो एवरीवन, जीके जीएस के 1000 प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 200 प्रश्नों को, ज्योग्राफी के 200 प्रश्नों को और साइंस के 100 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम साइंस के बचे हुए 100 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं आशा की धातु किसे कहा जाता है, तो यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। भय की धातु किसे कहा जाता है, तो प्लूटोनियम को भय की धातु कहा जाता है। और भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं ग्रीन धातु किसे कहा जाता है, तो एल्यूमिनियम को ग्रीन धातु कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है। ठीक है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो एल्यूमिनियम है। भविष्य की धातु अभी हमने पढ़ा, टाइटेनियम को कहा जाता है। घरेलू बल्ब का जो तंतु होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अर्थात पानी से होकर कांच में जाने वाले प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए क्या होता है, वायुमंडल में धूल और गैसों के कणों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरणों का फैलाव हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी रंग का सर्वाधिक होता है। उसके बाद किसका होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन होता है। और इसी वजह से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। अगर पूछा जाए सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अंतरिक्ष में क्या होता है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, यानी वायुमंडल अनुपस्थित होता है और इसलिए यहाँ पे प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष में, तो काला दिखाई देता है। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं। टीवी रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी अवरक्त किरणों का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे अवरक्त तरंगे हैं। पराबैंगनी तरंगे हानिकारक तरंग है जो पृथ्वी की ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। सभी को पता होगा ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपका किस मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में, तो आपका समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असुमेलित है, कौन सा जो है इसमें
गलत है पूछ रहा है। पहला है टाइफाइड। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ये आपका सही है। दूसरा हैजा। हैजा किसके द्वारा होता है? तो विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है, ये भी आपका सही है। काली खांसी ट्रिपेनोमा पेलोडियम, ये आपका गलत है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली खांसी किसकी वजह से होता है? तो हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस की वजह से होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। और मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो प्लाज्मोडियम की वजह से आपका क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली खांसी नामक रोग का रोग कारक हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस की वजह से क्या होता है? तो काली खांसी होता है। इस रोग को पर्ट्यूसिस या कुकुर खांसी या काली खांसी कहा जाता है, जो 100 दिन तक चलती है। इसके बचाव के लिए डीपीटी होगा यहाँ पे। ठीक है, डीपीटी का टीका लगता है। डी से आपका क्या हो गया? आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। पी से आपका पर्ट्यूसिस या काली खांसी, और टी से आपका हो गया टिटनेस। इन 3 चीजों के लिए कौन सा टीका लगता है? तो डीपीटी का टीका लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है एल्केप्टोनूरिया नामक रोग किस गुणसूत्र में उत्परिवर्तन से होता है? एल्केप्टोनूरिया नामक रोग किस गुणसूत्र में परिवर्तन से होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र 3 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्केप्टोनूरिया अलिंग अप्रभावी रोग है, गुणसूत्र 3 में उत्परिवर्तन से यह होता है। इस रोग में मूत्र के साथ हीमोजेटिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं? करा कौन सा रोग है जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिट्रस फाइब्रोसिस। सिट्रस फाइब्रोसिस में जो है फेफड़े प्रभावित होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिट्रस फाइब्रोसिस अलिंग अप्रभावी रोग है। इस रोग में 7वीं जोड़ी के गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होता है। इस रोग में फेफड़े प्रभावित होते हैं और इसमें श्लेष्मा पतली हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पूछ रहा कौन सा कथन गलत है? पहला है यह रोग पुरुषों में होता है, बिल्कुल सही है। यह रोग जो है किस में होता है? पुरुष में होता है, तो ये सही है। इस रोग में एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, नहीं कमी नहीं, एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस रोग से ग्रसित पुरुष बांझ होते हैं और इस रोग से पुरुषों में महिलाओं के समान लक्षण आ जाते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह रोग पुरुषों में होता है। ठीक है, किसमें होता है? पुरुष में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष बांझ होते हैं, पुरुषों में महिलाओं के समान लक्षण आ जाते हैं। इस रोग में एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। ठीक है, इसमें जो है एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। देखिए, मैंने बताया था एक्स एक्स किस में होता है? ये आपका मादा में होता है। ठीक है, मादा। और एक्स वाई किस में होता है? तो ये आपका पुरुष में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। सभी को पता होगा, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो वसा में सर्वाधिक कैलोरी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा द्वारा प्राप्त होती है और तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.1 से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो वसा में होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है कैल्शिफेरॉल, ये किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसकी वजह से आपका अस्थि रुग्णता यानी रिकेट्स होता है, ये आपका सही है। नियासिन, मैंने बताया था ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B3। विटामिन B3 की वजह से पेलाग्रा रोग होता है, ये भी आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट है इसमें कोबालामिन। कोबालामिन ये किस विटामिन का नाम है? तो साइनोकोबालामिन आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम है और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, यानी रक्त अल्पता होता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका गलत है,
राइबोफ्लेविन, ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन B2 का यह रासायनिक नाम है। इसकी वजह से बेरी बेरी रोग नहीं होता, बल्कि क्या कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस रोग होता है विटामिन B2 की वजह से। बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? तो विटामिन B1 की वजह से आपका बेरी बेरी रोग होता है। इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शिफेरॉल, ये आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, का कार्य रक्त में आपका कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करना है। इसकी कमी से अस्थि रुग्णता यानी रिकेट्स होता है। नियासिन की बात करते हैं, विटामिन B3 पेलाग्रा रोग होता है। कोबाल्मिन विटामिन B12, इसमें आपका क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। राइबोफ्लेविन, इसकी वजह से आपका किलोसिस रोग होता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। थायमिन आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिर्च में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन C की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, मात्रा के अनुसार क्रम की बात करते हैं तो कागदी नींबू में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आंवला, उसके बाद नींबू, उसके बाद संतरा, उसके बाद आपका मिर्च। विटामिन C के अवशोषण में आयरन लौह तत्व मदद करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, विटामिन C के अवशोषण में जो है आपका आयरन जो होता है ये मदद करता है। पूछा जाता है किसमें विटामिन C नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो रोगाणु नाशक के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोगाणु को नष्ट करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। नदी नालों में पानी के आसपास सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, सभी को पता होगा इसके बारे में। नेक्स्ट है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। तो ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो बांसुरी का जो तारत होता है क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। अतः माध्यम का घनत्व कम होने पर ध्वनि का वेग अधिक होगा। ठीक है, माध्यम का घनत्व कम होने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? अधिक होता है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक ध्वनि का वेग किसमें होता है, मैंने बताया था गति सर्वाधिक जो है ध्वनि की किसमें होती है? ठोस में होती है। और सबसे कम किसमें होती है ध्वनि की गति? गैस में सबसे कम होती है। और निर्वात में क्या होता है? निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है, क्योंकि जो है ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए होता है। ठीक है, ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए होता है। और ध्वनि कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है, कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट, 100 डेसिबल का शोर का प्रबलता स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल का शोर का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो 100 डेसिबल का शोर कहाँ से उत्पन्न होगा? तो ऑप्शन डी, यंत्र कारखानों के शोर से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यंत्र व कारखानों का शोर प्रबलता अधिक होता है।
वातावरण में अत्यधिक व अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अत्यधिक ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता 90 से 140 के मध्य हो सकती है, अर्थात 100 डेसिबल का शोर प्रबलता यंत्र व कारखानों से शोर से होता है। अगला है बिना बुझा हुआ चूना होगा। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कई बार पढ़ाया है। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फार्मूला क्या होता है आपका? CaO होता है इसका फार्मूला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से माइक्रोस्पोरम कवक द्वारा जनित रोग है। माइक्रोस्पोरम कवक द्वारा जनित रोग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दाद। इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? तो दाद होता है। दाद माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है। इस रोग में जननांगों के पास या अंगुलियों के मध्य दाद हो जाते हैं। कवकनाशी दवाइयों द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट है एंट अमीबा। एंट अमीबा जिंजिवेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है। एंट अमीबा जिंजिवेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, पायरिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पायरिया। एंट अमीबा जिंजिवेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा पायरिया रोग होता है। पायरिया ध्यान रखिएगा किसकी वजह से होता है? पूछा जाता है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। जब दांतों की नियमित रूप से सफाई नहीं की जाती है तब ये रोग फैलता है। ये रोग जो है किस में होता है? तो दांत में होता है। मुंह से दुर्गंध आना, मसूड़ों में सूजन तथा दर्द इस रोग के लक्षण होते हैं। किसके? पायरिया के। नेक्स्ट, आज जोधपुर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार कल जोधपुर का तापमान दुगना हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस में जोधपुर का तापमान कितना होगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17.7 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जब लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर संपूर्ण छड़ गर्म हो जाती है, ये उष्मा संचरण की कौन सी विधि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है ये प्रश्न। जब लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर संपूर्ण छड़ गर्म हो जाती है, तो ये उष्मा संचरण की कौन सी विधि है? मैंने बताया था, चालन विधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चालन विधि। चालन विधि, इस विधि में किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणु कंपन गति करते हुए पूरी वस्तु को गर्म कर देते हैं। आपने देखा होगा जब लोहे को एक साइड से गर्म करते हैं तो दूसरा साइड भी आपका धीरे धीरे गर्म हो जाता है। और किसकी वजह से होता है ये? तो चालन की वजह से होता है ये। चालन विधि उष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर संपूर्ण छड़ गर्म हो जाती है। ठीक है, इसका औसत वेग 0 होता है। नेक्स्ट है, बंद कमरे में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? बंद कमरे में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो संवहन से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवहन विधि क्या होता है? यह उष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, संवहन कहलाती है। संवहन 2 प्रकार से संभव है, एक आपका प्राकृतिक, दूसरा आपका प्रणोदित संवहन। ठीक है, दैनिक जीवन में प्राकृतिक परिघटनाओं को संवहन विधि द्वारा होती है। जब पेसमेकर कार्य करना बंद कर देती है तो क्या होता है? जो पेसमेकर होता है जब ये कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन सी, हृदय पेशियों में समवित लयबद्ध गतियां नहीं होती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे नोड की स्व उद्दीपन का एक विशिष्ट गुण होता है जो इसे हृदय के पेसमेकर के रूप में कार्य करने की योग्य बनाता है। या संकुचन की एक सतत तरंग उत्पन्न करती है जो पेशी है, या संकुचन की एक सतत तरंग उत्पन्न करती है जो पेशी तंतुओं के साथ साथ उसी समय दोनों ही अलिंदों तक फैल जाती है। पेसमेकर उस मूल लय को स्थापित करती है जिस पर हृदय धड़कता है। इस प्रकार से यदि पेसमेकर कार्य करना बंद कर देता है तो हृदय की पेशियां लयबद्ध गतियां नहीं कर पाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु या सबसे भारी धातु है? अभी हमने पीछे पढ़ा था सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम सबसे
हल्की धातु है और इसमें जो है ऑस्मियम जो है भारी धातु है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। धातु युग्म लिथियम और ऑस्मियम में लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। ये ध्यान रखिएगा, लिथियम एक मुलायम धातु है या अत्यधिक क्रियाशील एवं ज्वलनशील के कारण इसे खनिज तेल में रखा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जंग, उदाहरण है। जंग क्या होता है? आपका यौगिक का उदाहरण है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जंग यौगिक का उदाहरण है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3, इसे क्या कहा जाता है? फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। मैंने पढ़ाया इसके बारे में कई बार। नेक्स्ट है टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है। इसका रासायनिक सूत्र आपका C6H5COO होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। उपयोग क्या होता है इसका? खाद्य पदार्थों के परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में दवाई निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। अगला है यदि मधुमक्खी अपने डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मधुमक्खी अपने डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि होगी? तो बेकिंग सोडा होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक में जो है कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, फार्मिक अम्ल या मेथोनोइक अम्ल होता है। और इसके उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें सोडा लगाया जाता है, बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मधुमक्खी के विष में फार्मिक अम्ल होता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए निष्प्रभावीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। डंक के स्थान पर बेकिंग सोडा के घोल जैसे मृदु क्षार का प्रयोग फार्मिक अम्ल के निष्क्रिय कर इसके प्रभाव को समाप्त कर सकता है। देखिए, जो फार्मिक अम्ल होता है ये तो एसिड है, यानी अम्ल है। इसमें क्या लगाएंगे? क्षार। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उदासीन हो जाता है, यानी वो निष्प्रभावी हो जाता है। इसलिए जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक ऑक्सीकारक है। ऑप्शन डी। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला ध्यान रखिएगा, KMnO4 होता है, ठीक है। KMnO4 इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। ये आपका प्रबल ऑक्सीकारक है। इसका उपयोग पेयजल में से अशुद्धियों जैसे आपका लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, ट्राई हेलोमेथन आदि को ऑक्सीकृत करके इन्हें दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में मेथेनॉल, एथेनॉल नाभिकीय रिएक्टरों के परिशोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अला सोडा लाइम किसका मिश्रण है? इंपॉर्टेंट है। जो सोडा लाइम होता है ये किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NaOH और CaO का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO का मिश्रण होता है, यानी चूने का। अगला प्रश्न है अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। अग्निरोधी कपड़े के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है, यानी मेलामीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। NCERT में यह दिया है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए। मेलामीन अग्निरोधी है। यह दूसरे प्लास्टिक की अपेक्षा अच्छे से ऊष्मा सहन कर सकता है। इसका उपयोग फर्श की टाइलों, अभंजनीय बर्तनों तथा अग्निरोधी कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से घरेलू गैस है। इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होगा घरेलू गैस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है LPG में किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन का इसमें मिश्रण होता है। और ये जो LPG होता है ये क्या होता है? गंधहीन होता है, यानी इसमें जो है गंध नहीं होता है, ठीक है। गंधहीन होता है और इसीलिए इसके रिसाव को जानने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल मर्केप्टेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एथिल मर्केप्टेन या थायोएथेनॉल का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी चोट के कारण मानव हृदय के
ट्रायक्सपिड कपाट के कॉडी टेंडनी आंशिक रूप से निष्क्रिय हो जाए तो इसका तात्कालिक प्रभाव क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि चोट के कारण मानव हृदय ट्रायक्सपिड कपाट यानी त्रिवलनी कपाट के कॉडी टेंडनी आंशिक रूप से निष्क्रिय हो जाए तो फुफ्फुस धमनी में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। नेक्स्ट, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है, इसका कारण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है तो इसका कारण क्या होता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से वो ऊपर दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन की अन्य घटनाएं की बात करते हैं तो द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, ये भी किसकी वजह से? तो अपवर्तन की वजह से दिखाई देती है। पानी में भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है तो ये भी किसकी वजह से? तो अपवर्तन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित के द्वारा संचारित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा संचारित होता है ये? तो ऑप्शन डी, रक्त आधान के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग 5 प्रकार का होता है, तो कौन कौन से होता है? ए बी सी डी ई एवं एफ, 5 प्रकार का होता है ये हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस बी व सी घातक रोग है, यह हेथना वायरस द्वारा होता है। संक्रमण के तरीके की बात करते हैं तो रक्त आधान यानी जो रक्त डोनेट करते हैं, असुरक्षित यौन क्रिया, संक्रमित सुई, गर्भवती महिलाओं से बच्चे में, ये जो है इसके द्वारा यह फैलता है। अगला है, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन 131 का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो समस्थानिक आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। रेडियो समस्थानिक कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक द्वारा डीएनए के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम ज्ञात किए जाते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति हेतु विशिष्ट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। डीएनए विश्लेषण हेतु लार, बाल, वीर्य आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाशी कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाशी कांच। पायरेक्स कांच का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटास कांच का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग जो है धूप के चश्मों का लेंस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में मुख्यतः बच्चों में गलसुआ नामक रोग किस ग्रंथ के फूल जाने के कारण होता है? गलसुआ यानी मम्स किस ग्रंथ के फूल जाने के कारण होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैरोटिड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गलसुआ जो है किसकी वजह से होता है? तो ये वायरस से होता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, वायरस से होता है। नेक्स्ट है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, सभी को पता होगा, तो जल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल यानी H2O। नेक्स्ट, बंद कमरों में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, बंद कमरों में स्टोव अंगीठी का प्रयोग
ना करने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंद कमरे में स्टोव यानी अंगीठी का प्रयोग ना करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें कैरोसिन का उपयोग होता है, और कैरोसिन से जो है क्या निकलता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO उत्पादित करती है ये, और इसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये हीमोग्लोबिन से जो है तुरंत क्रिया करता है, और ये क्या होता है, जहरीली गैस होती है। ठीक है, और ये मृत्यु का कारण बन सकती है, इसलिए जो है अंगीठी का प्रयोग मना करते हैं। अगला है मिलान करना है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये आपका फंगस नाशी होता है। पेनिसिलिन इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया है, तो ये आपका प्रतिजैविक होता है यानी एंटीबायोटिक होता है। यूरिया आपका उर्वरक होता है, और मैलाथियन आपने गांव में सुना होगा, मैलाथियन ये आपका कीटनाशी होता है। ठीक है, कीटनाशी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इससे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके। इंपॉर्टेंट है ये, किसका प्रयोग किया जाता है इसमें रबर में, तो ऑप्शन बी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। आइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है। ठीक है, आइसोप्रीन क्या है, प्राकृतिक रबर है जिसके वल्कनीकृत सल्फर तत्व द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका वल्कनीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो सल्फर के द्वारा किया जाता है, तथा रबड़ का निर्माण किया जाता है। सल्फर तत्व से रबड़ अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है ये प्रश्न। फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए O3 परत को यानी ओजोन परत को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराध्वनिक जेट O3 परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करते हैं। पराध्वनिक जेट की आवृत्ति कितनी होती है, मैंने बताया था पराध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनि होती है आपका पराध्वनिक ध्वनि होती है। यह पृथ्वी में ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है कौन सा वृद्धि हार्मोन शराब उद्योग में माल्टिंग विधि को तेज करने के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा वृद्धि हार्मोन शराब उद्योग में माल्टिंग विधि को तेज करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो जिब्रेलिन। ध्यान रखिएगा, जिब्रेलिन जो होता है ये आपका वृद्धि हार्मोन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये पादप हार्मोन होता है। ठीक है, माल्टिंग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला एक किसान ने अपने खेत में ककड़ी के पौधे उगाए। वह चाहता है कि उनमें मादा फूलों की संख्या बढ़े। कौन सा पादप वृद्धि नियामक इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन। कुछ पौधों में जिब्रेलिन्स और एथिलीन लैंगिक प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एथिलीन की उपस्थिति में कैनाबिस के आनुवंशिक नर पौधों को मादा फूलों को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, एथिलीन की उपस्थिति में। एक मकान में 2 बल्बों में से एक बल्ब दूसरे से अधिक यानी रोशनी देता है यानी चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंद रोशनी वाले बल्ब में। ठीक है, अवरोधक ज़्यादा है तभी कम प्रकाश दे रहा है। मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्चतल अवरोधक होते हैं क्योंकि इसमें प्रतिरोध अधिक पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, प्रतिरोध अधिक पाया जाता है। बल्ब में टंगस्टन धातु का पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जो आपने देखा बल्ब में ऐसे लगा होता है ना अंदर, तो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट है डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो इंपॉर्टेंट है। डायनमो जो है किसको परिवर्तित करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। ऑप्शन सी, यंत्र को इसमें विद्युत ऊर्जा में यह परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट है ये। डायनमो का प्रयोग विद्युत जनरेटर, जल विद्युत उत्पादन केंद्रों, पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत बनाने में किया जाता है, और ये यांत्रिक किसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
अगला, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूज तार होता है उसकी विशेषता क्या होती है, मैंने कई बार बताया इसके बारे में प्रैक्टिस सेट में। तो ऑप्शन सी, इसमें क्या होता है, उच्च प्रतिरोध शक्ति होती है और इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये किसका बना होता है, तो ये टिन तथा या लेड का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है। हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन सी। हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने का उपकरण का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। नेक्स्ट, मिलान करना है यहाँ पे। सीएनजी, सीएनजी में क्या होता है, तो इसमें आपका मेथेन और इथेन होता है। सीएनजी में आपका मेथेन और इथेन होता है। एलपीजी में अभी हमने पढ़ा तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में आपका हाइड्रोजन गैस, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और वाटर यानी जल गैस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सीएनजी का मुख्य घटक पूछा जाता है, मेथेन और इथेन होता है। एलपीजी का आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में आपका जो है हाइड्रोजन, मेथेन और क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। कौन सी परिघटना न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। तीसरा नियम क्या है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। पहला है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये आपका तीसरा नियम। रॉकेट का आगे बढ़ना, ये भी, इस पे भी आपका तीसरा नियम लागू होता है। तीसरा आपका रुकी हुई गाड़ी से अचानक चलने पर यात्री को झटका लगना, मैंने बताया था ये किस नियम के अनुसार होता है, तो ये आपका पहले नियम के अनुसार होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। उदाहरण ध्यान रखिएगा, उदाहरण से ही प्रश्न बनता है। रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, नाव चलाने के लिए बांस से जमीन को दबाना, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, ये सब जो है आपका तीसरे नियम पर आधारित होता है। प्रथम नियम क्या होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। बिना बाह्य बल के कोई वस्तु दिशा, वेग, अवस्था परिवर्तित नहीं करती है, यह आपका क्या है, जड़त्व का नियम होता है, ठीक है। अचानक गाड़ी चलने पर बैठे यात्रियों को झटका यानी पीछे की ओर झुकना, यह आपका किसकी वजह से होता है, तो यह आपका पहले नियम के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है, अक्सर चर्चा में रहने वाला व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है। व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैंडिडियोसिस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाइट फंगस या कैंडिडियोसिस एक कवक संक्रमण है जो कैंडिडा नामक खमीर, जो एक प्रकार का कवक है, के कारण होता है। कैंडिडा आमतौर पर त्वचा और शरीर के आंतरिक हिस्सों जैसे मुंह, गला, आंत और योनि जैसे जगहों पर मौजूद रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक विशेष प्रकार का वैज्ञानिक उपकरण जिसका प्रयोग प्रेक्षक की किसी भी स्थिति पर किन्हीं दो बिंदुओं द्वारा बना कोण पर्याप्त यथार्थता के नापने के काम आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्सटेंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्सटेंट सबसे सरल और सुगठित यंत्र है जो प्रेक्षक की किसी भी स्थिति पर किन्हीं दो बिंदुओं द्वारा बना कोण पर्याप्त यथार्थता से नापने में काम आता है, ठीक है। इसका आविष्कार 1731 में जॉन हैडले और थॉमस गोडफ्रे नामक वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्वतंत्र रूप से किया था। एनेमोमीटर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, इस यंत्र के द्वारा वायु की दिशा व गति ज्ञात की जाती है, एनेमोमीटर के द्वारा। अल्टीमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस यंत्र के द्वारा समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है, अल्टीमीटर से। क्रोनोमीटर से क्या नापा जाता है, इसका प्रयोग पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है, क्रोनोमीटर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग इसमें से कौन सा है, इंपॉर्टेंट है ये, वडांता। वडांता क्या है, आपका अनुवांशिक रोग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी।
वरानता एक आनुवंशिक रोग है। वरानता में रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। परिणामतः उसकी रंगबोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों की रंगबोध की शक्ति से कम होती है। वरानता में पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग और हरे रंग में अंतर करना मुश्किल होता है। वरानता की महिलाएं वाहक होती हैं। ठीक है, ये आनुवंशिक रोग होता है। अगला प्रश्न है, आइडोफॉर्म जो एक रासायनिक यौगिक है का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडोफॉर्म एक रासायनिक यौगिक है। इसके चमकदार पीले पत्राकार रवि यानी क्रिस्टल होते हैं। यह पानी में कम घुलता है लेकिन एल्कोहल और ईथर में घुल जाता है। एल्कोहल या एसीटोन में थोड़ा सा आयोडीन और क्षार डालकर आइडोफॉर्म बनाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आइडोफॉर्म का उपयोग चिकित्सा में कीटाणुनाशक गुणों के कारण घाव पर लगाने में होता है। नेक्स्ट है, कार्बन के निम्न अपरूपों में से किस अपरूप को काला सीसा नाम दिया जाता है? काला सीसा किसे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये आपका कार्बन का क्या है? अपरूप है। विद्युत का ये क्या होता है? सुचालक होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व मान कितना होता है? 2.2 होता है। ये ध्यान रखिएगा, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट को कागज पर रगड़ने पर यह कागज को काला कर देता है। उदाहरण, पेंसिल को सफेद कागज पर रगड़ने पर कागज का रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो काला शीशा कहा जाता है। जो पेंसिल में होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में, कार्बन आर्क बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परमाणु भट्ठी में इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अला, निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन की कमी के कारण पांडु नामक रोग होता है? पांडु नामक रोग जो है, ऑप्शन सी विटामिन B12। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक समूह है जो शरीर में उपापचय क्रियाओं में आवश्यक होते हैं। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, TRA 1 में पूछा गया था ये, की कमी से पांडु रोग एवं एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 की प्राप्ति का स्रोत क्या होता है? मांस, कलेजी व दूध इसके प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है, तेल प्रदूषण या जल में तेल अधिप्लवन को नियंत्रित करने वाला सुपर बग कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल पिप्सू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल की सतह पर तेल के फैलाव के कारण तेल प्रदूषण होता है अथवा तेल खनन या जहाजों के आपस में टकराने के परिणाम स्वरूप तेल जल सतह पर फैल जाता है। सतह पर तेल का फैलाव सूर्य प्रकाश व ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है। अतः तेल प्रदूषण व ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है। अतः तेल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जल पिप्सू बग को काम में लिया जाता है जो तेल के घटकों को सरल घटकों में तोड़ देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन के की कमी से जो है आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला, रात में नजर आने वाले तारे का रंग तारे की किस स्थिति को दर्शाता है? इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया है। तो ये तारे के ताप को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारे के ताप को। ब्रह्मांड में बहुसंख्यक तारों की स्थिति व उनका रंग विभिन्न स्थितियों को इंगित करता है। लाल रंग का तारा व नीले रंग का तारा ताप भिन्नता का परिणाम है। जब तारे का ताप उच्च होता है तो वह नीले रंग का नजर आता है। ठीक है, जब उच्च होता है तो नीले रंग का, तथा जब तारे का रंग लाल वडी हो जाता है तो वह कम ताप या न्यून ताप वाला हो जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अतः तारों का रंग जो है किसका प्रतीक होता है? तो ये आपका ताप का। अगला, मानव रक्त समूह में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह? सर्वग्राही कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी। ए बी आपका क्या है? सर्वग्राही होता है। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। इस खोज के कारण उनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है,
और रक्त समूह AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, ये सर्वग्राही होता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये क्या होता है, सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता कौन सा होता है, तो O जो होता है सर्वदाता होता है। निम्नलिखित युग्म में से असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। असुमिलित यानी इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है। NaCl का क्या होता है, ये नमक के रूप में, बिल्कुल सही, साधारण नमक। NaHCO3 जिसे आपका क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा होता है, यानी खाने का सोडा होता है, सही है ये। KNO3 ये आपका बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया था, ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड ये आपका साधारण नमक होता है। NaHCO3 आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, इसका प्रयोग जो है विस्फोटक बनाने में किया जाता है। अगला है राइबोफ्लेविन किस यानी कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन मैंने बताया था, तो ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो केलियोसिस रोग जो है इसकी कमी से होता है, ठीक है। विटामिन B2 का यह रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी के कारण त्वचा फटने लग जाती है, जीवा फटने लग जाती है तथा आंखें लाल हो जाती हैं। इसका स्रोत क्या है, हरी सब्जियां, दूध, मांस, कलेजी व खमीर जो है इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला अक्रिय घटकों के प्रतिक्रिया दर्शाने वाला अम्लराज यानी एक्वा रजिया जिसे कहते हैं, कौन से घटकों के मिश्रण का परिणाम स्वरूप होता है। एक्वा रेजिया जो होता है ये इसमें क्या होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांद्र हाइड्रोक्लोराइड अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अम्लराज कहा जाता है या एक्वा रेजिया कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लराज प्रबल अम्ल है जो अक्रिय घटकों यथा सोना व प्लेटिनम के साथ भी क्रिया करता है। अम्लराज का निर्माण सांद्र हाइड्रोक्लोराइड व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु के निम्न समस्थानिकों में से किस समस्थानिक का उपयोग शरीर की अरक्तता के रोग का पता लगाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, अरक्तता को पता लगाने में किसका प्रयोग, तो ऑप्शन डी आयरन 59 का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने पढ़ा था कोबाल्ट शिष्ट का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोबाल्ट शिष्ट कैंसर। सोडियम 24 का प्रयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो शरीर में ट्यूमर का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है, आर्सेनिक 74 का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा असत्य युग्म है, ठीक है, असत्य यानी गलत पूछ रहा है, तो तंबाकू अंगमारी, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू आपका साइट्रस कैंकर, मूंगफली आपका टिक्का रोग, ये रोग के बारे में दिया है। धान में कौन सा रोग होता है, खैरा रोग होता है, तो नींबू पहला गलत है, तंबाकू अंगमारी। देखिए टोबैको मोजेक एक वायरस यानी विषाणु है जिसके कारण तंबाकू में मोजेक रोग होता है, ठीक है। तंबाकू में कौन सा, मोजेक रोग होता है। धान में जो होता है जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धान में जस्ते की कमी से कौन सा, खैरा रोग होता है ये। नींबू में आपका साइट्रस कैंकर रोग होता है जो एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होता है। मूंगफली में आपका कौन सा रोग होता है, तो आपका टिक्का रोग होता है मूंगफली में। अला निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य यानी गलत, फिर पूछ रहा है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक ल्यूमेन नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, ठीक। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक आपका ल्यूमेन होता है, ठीक है, ल्यूमेन आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है और खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। मात्रक से एक प्रश्न जरूर बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वाशियोकोर, ये किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से होता है। क्वाशियोकोर प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। इसे प्रोटीन कुपोषण भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन कुपोषण भी कहा जाता है। यह बच्चों में पाए जाने वाला रोग है जिसमें आपका फूला हुआ पेट, पतले हाथ पैर इसके प्रमुख लक्षण हैं। अन्य बिंदु की बात करें तो क्वाशियोकोर रोग का भोजन में ऊर्जा की कमी से इसका संबंध नहीं है। अपर्याप्त ऊर्जा के कारण कौन सा रोग होता है, तो आपका मेर रोग जो होता है ये अपर्याप्त ऊर्जा के कारण होता है। नेक्स्ट है
कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो वॉशिंग मशीन होता है किस सिद्धांत पर? मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपकेंद्री बल की दिशा अभिकेंद्री बल की दिशा के विपरीत अर्थात वृत्त के केंद्र से बाहर की होती है। उदाहरण आपका कपड़े सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन। ये किस पर काम करता है? ये अपकेंद्री बल पर काम करता है। देखिए, जो अंदर की तरफ लगता है बल वो आपका अभिकेंद्री होता है, ठीक है, अभिकेंद्री। जो बाहर बल लगता है, ठीक है, बाहर, वो कौन सा होता है? तो अपकेंद्री होता है वो। अला, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग की विशेषता नहीं है। करा कौन सा? विद्युत चुम्बकीय तरंग की विशेषता नहीं है। पहला इसमें ये उदासीन होती, सही है, या अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, सही है। जो प्रकाश है आपका विद्युत चुम्बकीय है और वो क्या है आपका अनुप्रस्थ भी है, सही है। ये ध्वनि की चाल से गमन करते हैं, नहीं, ये गलत है भाई। ऑप्शन सी, ये निर्वात में भी संचरण कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जो आपका प्रकाश है, प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है और ये अनुप्रस्थ भी है, तो ये क्या होती है? प्रकाश में भी गति करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दी थी। यह अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अभी मैं बताया था अंदर में माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि हो गया। अतः ये निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। ये उदासीन होती हैं जो प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। प्रकाश भी आपका क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगला प्रश्न है, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के हिमांक में कमी आ जाती है। अशुद्धि के कारण हिमांक में कमी आ जाती है। ध्यान रखिएगा, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण पदार्थ के हिमांक और गलनांक दोनों क्या होते हैं? ये घट जाते हैं, ठीक है, दोनों घट जाते हैं। समानता पदार्थ का जो हिमांक होता है, हिमांक यानी जो जमने का तापमान होता है, और वह गलनांक क्या होता है? तो ये गलने का यानी गलन का न्यूनतम तापमान होता है। जो समानता पदार्थ का हिमांक और गलनांक होता है, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, बर्फ का गलनांक और हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें अगर अशुद्धि आ जाती है तो क्या हो जाते हैं? ये घट जाते हैं। अला, गैसीय ईंधन एलपीजी में गंध का मुख्य कारण है। मैंने बताया था एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन सी, मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाचारों में वर्णित गोल्डन राइस क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। गोल्डन राइस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अनुवांशिक परिवर्धित चावल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, ये इसमें क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है किसमें? आपका गोल्डन राइस में। नेक्स्ट है, एक रक्त परीक्षण करवाने गई ज्योति से चिकित्सक ने कहा, तुम्हारा खून बहुत कीमती है, जरूरत पड़ने पर आप किसी को भी रक्त दे सकती हैं। चिकित्सक के इस कथन से ज्योति के किस रक्त समूह का होना पता लगता है? तो ये आपका ऑप्शन सी, ओ नेगेटिव। ऑप्शन सी, यह मैंने बताया था, ये क्या होते हैं? ओ नेगेटिव क्या होते हैं? ये सर्वदाता होते हैं, यानी सबको दे सकते हैं। और जो ए बी होता है ये सर्वग्राही होता है, यानी सबसे ले सकते हैं ये। अला, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। दांतों को देखने के लिए जो दंत चिकित्सक होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसमें। दांतों की वर्धित यानी बड़ा छवि देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है प्रतिबिंब बनता है, ये बड़ा बनता है और अस्पष्ट बनता है। अगला है, वर्तमान में किसी व्यक्ति की पहचान हेतु रेटिना, कॉर्निया व हाथ के अंगूठे को स्कैन किया जाता है। यह विधि कहलाती है। वर्तमान में किसी व्यक्ति की पहचान है तो रेटिना, कॉर्निया व हाथ के अंगूठे को स्कैन किया जाता है। यह विधि क्या कहलाती है? तो इसे बायोमेट्रिक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे या जब आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो वहाँ पे बायोमेट्रिक लिया जाता है, वही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कार्बन के किस रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्बन के किस रेडियो सक्रिय समस्थानिक का प्रयोग जो है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन 14 का, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है इसमें, इंपॉर्टेंट है ये। कार्बन का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला समस्थानिक कौन सा होता है? तो कार्बन 12 होता है, ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कार्बन का सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला समस्थानिक कौन सा होता है? तो कार्बन 13 होता है, सबसे कम पाया जाता है। अला यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में बदलने की युक्ति है। यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सितार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए ध्वनि क्या होता है? कंपन होता है, तो यांत्रिक से आपका ध्वनि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे युक्ति दिया है। सितार क्या करता है? यांत्रिक को ध्वनि में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ये विद्युत को जो है ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बल्ब क्या होता है? तो ये आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट है ये सारी। नेक्स्ट, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। मैंने कई बार प्रैक्टिस सेट में कराया है ये। शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो ये आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यकृत में, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कल सुबह जो है 8 बजे रुक्मणी पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट आएगा, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकतानुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा के सामंजस्य बनाए रखता है। देखिए यकृत क्या होता है? यकृत किसका स्राव करता है? तो पित्त रस का स्राव करता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी क्या है? आपका ग्रंथि होती है यकृत। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा उष्मा का सुचालक है? कौन सा जो है उष्मा का सुचालक होता है? तो आपका जो है पारा क्या है? उष्मा का सुचालक होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा यानी Hg उष्मा व विद्युत दोनों का क्या होता है? सुचालक होता है, या साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा जो है धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये आपका पारा होता है, पूछा गया है ये, टीआरई में पूछा गया था। इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है, बैरोमीटर में किया जाता है, ठीक है। थर्मामीटर में प्रयोग जो है आपका ताप मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये वायुदाब नापने में किया जाता है। अला यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तथा समान ध्रुव क्या करते हैं? ये आपका दूर हटते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। एक पृथक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर इसके ध्रुव अलग अलग नहीं होते, बल्कि टूटे हुए भाग का पुनः चुंबक बन जाते हैं। जो टूटा होता पुनः चुंबक बन जाता है। इसमें आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। खींचे हुए तार में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है? खींचे हुए तार में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए। यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा का संयुक्त रूप है। यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है, ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण, खींचा हुआ तार, फेंके गए पत्थर, चाबी भरी हुई घड़ी में क्या होती है? तो आपका यांत्रिक, यानी इसमें गतिज भी होता है और स्थितिज भी होता है, दोनों होती हैं इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है। इसको फ्लू भी कहते हैं। इस रोग के होने पर सिर एवं पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर आदि इसके लक्षण, यानी बुखार, या कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेता है, ठीक। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो ऑप्शन सी, ध्वनि को यांत्रिक, फिर यांत्रिक से ये विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन में ऊर्जा का रूपांतरण पहले ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा,
तत्पश्चात यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में होता है। माइक्रोफोन एक संवेदक है जो ध्वनि को विद्युतीय संकेतों में रूपांतरित करती है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है। तो ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु होता है ये नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं क्या हो जाता है, दाब कम हो जाता है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। नेक्स्ट है, श्यामा जिसकी आयु 58 वर्ष है उसकी आयु बढ़कर 85 वर्ष हो जाती है, तो उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बढ़ेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयु बढ़ने पर रक्त दाब क्या हो जाता है, बढ़ता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए श्यामा का रक्तदाब बढ़ेगा। महिलाओं का रक्तदाब पुरुषों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। खड़े व्यक्ति का रक्त लेटे हुए व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन्स द्वारा उत्पादित ई कचरे में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट है ये। मोबाइल फोन्स द्वारा उत्पादित ई कचरे में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए, कैडमियम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैडमियम। कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण, टीवी, वॉशिंग मशीन व फ्रिज जैसे घरेलू उपकरण और कैमरे, मोबाइल फोन तथा उससे जुड़े अन्य उत्पाद जब चलन या उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से ई कचरे की संज्ञा दी जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई कचरे में कैडमियम की सर्वाधिक मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त लेड, मरकरी, आर्सेनिक, क्रोमियम जैसे विषाक्त तत्व भी ई कचरे में उपस्थित होते हैं। और कैडमियम की वजह से कौन सा रोग होता है, तो इटाई रोग होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए। अगर आप जो है अम्ल से जल जाते हैं तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर क्षारीय सोडियम बाइकार्बोनेट से धोना चाहिए ताकि अम्लता दूर हो जाए। तत्पश्चात साफ पानी से धोना चाहिए। देखिए अम्ल है, ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे, क्षार लगाएंगे, ठीक है, क्षार लगाएंगे, इस तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, यानी अम्लता जो है इसकी खत्म हो जाती है। अगला, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, रासायनिक ऊर्जा। बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोरोना जांच के लिए प्रयुक्त आरटीपीसीआर तकनीक आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति बनाए जाने पर आधारित है। पीसीआर तकनीक को विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन डी, कैरी मुलिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैरी मुलिस। अगला, मानव शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन करता है। इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन कौन करता है। तो अनुमस्तिष्क करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे मेटेनसिफिलियन भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। अगला, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए इसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे के पाइप, इसमें जंग ना लगे, इसमें क्या किया जाता है, तो जस्ते का जो है परत चढ़ाई जाती है इसके ऊपर। उसे क्या कहते हैं, उसे गैल्वनीकरण कहा जाता है या यसद लेपन कहा जाता है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, यसद लेपन भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, हवा का बल और वेग मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पढ़ा था हवा का बल और वेग नापने के लिए किसका प्रयोग, तो एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो मोटर गाड़ियों का वेग नापने में इसका प्रयोग किया जाता है।
थर्मामीटर का प्रयोग आपका ताप मापने में किया जाता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग आपका दूध में मिलावट की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कपास के खेतों में निम्नलिखित में से किसे एक जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कपास के खेत में जो है किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी एजोटोबैक्टर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास क्या आपका एक द्विबीजपत्री फसल है। कपास के लिए सबसे उत्तम जैव उर्वरक बैसिलस सीरियस और एजोटोबैक्टर है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है और मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं ये, ठीक है, कपास। अगला है चाय की पत्तियों में विशेष खुशबू व स्वाद उत्पन्न करने में कौन सा बैक्टीरिया प्रयुक्त होता है। चाय की पत्तियों में विशेष खुशबू व स्वाद उत्पन्न करने में जो है कौन सा बैक्टीरिया प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोकोकस कैंडिसेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाय की पत्तियों में विशेष खुशबू व स्वाद उत्पन्न करने में तथा प्रसंस्करण के समय माइक्रोकोकस कैंडिसेंस प्रयुक्त होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। कार के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में पानी का प्रयोग करते हैं, क्यों। कार के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है, क्यों, तो ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, ज्यादा होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक होती है। खाना पकाने के लिए सबसे प्रयुक्त बर्तन क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन डी निम्न विशिष्ट ऊष्मा एवं क्या चालकता क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ऑप्शन डी खाना पकाने के लिए सबसे प्रयुक्त बर्तन में निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता होती है। खाना पकाने वाले बर्तन की पेंदी व तांबे की उसमें जो है पालिश की जाती है। तांबा जो है ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, जो कि बर्तन के समान रूप से ऊष्मा को विपरीत कर देता है। अगला, रोशनदान का कमरे की दीवारों में ऊपर की ओर बनाए जाने के का कारण क्या है। आपने देखा होगा जो रोशनदान बने होते हैं कमरे में वो ऊपर बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवहन। ऑप्शन बी संवहन द्रव एवं गैसों में होता है। देखिए चालन मैंने बताया था, चालन किस में होता है था, ठोस में होता है, और जो है संवहन किस में होता है, द्रव एवं गैस में होता है। द्रव व गैस हल्के होने के कारण ऊपर की ओर ये गति करते हैं, अर्थात इस विधि में माध्यम के कण स्वयं गति करते हैं। संवहन में माध्यम के कणों की गति के लिए गुरुत्वीय प्रभाव भी सहायक होता है। अंतरिक्ष या मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में संवहन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। यह भी मैं प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं। ऑप्शन बी बादलों का घनत्व हवा के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन बी जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। वायुमंडल में तैरते बादलों का घनत्व उपस्थित हवा के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण वायुमंडल में ये क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। अगला, कीचड़ पर केरोसिन डालने पर जल की सतह पर फैल जाता है। कीचड़ पर केरोसिन डालने पर वो सतह पर फैल जाता है, तो ऑप्शन ए। क्यों फैलता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम होता है, घनत्व भी जल से कम होता है, और जिससे जो है केरोसिन की बूंदें जल के ऊपर पूरी तरह फैल जाती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।